Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you business studies of class plus 2. In our previous lecture, we have completed near about to complete our chapter that is to be known as directing. ठीक है, हमारा डायरेक्टिंग 95% तक कंप्लीट हो गया हुआ है. सिर्फ एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बाकी है जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का. आई होप कि आपने घर पे रिवाइज कर लिया है अच्छे से चैप्टर और आपको कोई डाउट्स नहीं है. अगर कोई भी डाउट्स हैं प्रीवियस कोई भी लेक्चर के तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो. अब हम अपने लेक्चर में स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. जब हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, हमने क्या करा था फॉर्मल कम्युनिकेशन में, हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन उसके नेटवर्क्स करे थे, उसकी आगे फर्दर टाइप्स करी थी, राइट. तो अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल की. जैसे हमने फॉर्मल में बात करी वो थोड़ा सा इनवर्स हो जाएगा इनफॉर्मल में. फॉर्मल में क्या होता था, मैनेजर सबऑर्डिनेट सुपीरियर्स, राइट. जो हम एक फॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंट क्रिएट होता है तो वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन. अब अगर बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, इसमें होता है इट टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट फॉलोइंग द लाइंस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. विदाउट फॉलोइंग द लाइंस ऑफ फॉर्मल लाइंस, दैट इज जो अब हम अपने नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन में भी मेरे हमारे फ्रेंड सर्कल बनता है, हमारे साथ में जो काम कर रहे होता है वो भी हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो एम्प्लॉयज होते हैं, तो उनसे हमारा बिहेव, उनसे हमारी बात एक दोस्तों वाली बन जाती है. तो वो होता है एक इनफॉर्मल सा नेचर, मतलब इनफॉर्मल सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है फर्म में. तो द नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन फॉलोड इन द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज रेफर्ड टू एज ग्रेप वाइन नेटवर्क. एक इसको नेटवर्क एक टर्म आती है ग्रेप वाइन नेटवर्क. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप अपनी बुक्स में इसको मार्क कर लो. ग्रेप वाइन नेटवर्क, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं. ग्रेप वाइन नेटवर्क क्यों बोला गया है. ग्रेप वाइन नेटवर्क इसको बोलते हैं जी बिकॉज दिस ब्रांचेस गोइंग आउट इन ऑल डायरेक्शंस लाइक अ ग्रेप वाइन. जो एक मीन टू से वी कैन से दैट अगर एक अंगूरों का जो वृक्ष होता है, अंगूरों का जो पेड़ होता है, उसकी जैसे इसको नाम क्यों दिया गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन जैसे, क्योंकि लाइक अ ग्रेप वाइन ये इसकी ब्रांचेस मूव, हर जगह पे ब्रांचेस होती हैं, ठीक है. और ये अपनी ब्रांचेस मीन टू से एक ऑर्गेनाइजेशन में इसको हम रोक नहीं सकते, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होंगी ही होंगी और ये अपनी ब्रांचेस को अपना रखेगा ही होंगी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में. तो इसका मतलब है फॉर एग्जांपल जैसे जैसे मैंने बोला एक एम्प्लॉइज हैं, वो एक बातें कर रहे हैं कैंटीन में जाकर, ठीक है, उनका लंच टाइम है, वो कैंटीन में बातें कर रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. डिस्कशन अबाउट रूमर्स, जो एक अफवाहें उठी हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके बारे में डिस्कस करना कि हाँ उस बॉस के साथ मैंने इसको देखा, उसको कल ऐसे था, उसने उसको ऐसे बोला, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होगा. तो जो भी रूमर्स बाहर से होते हैं वो भी इंटरनली भी लोग आपस में चिट चैट करते हैं उस बारे में. तो वो सारे टाइप्स हो गए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्प्रेड्स रैपिडली बट गेट्स डिस्टॉर्टेड समटाइम्स. जैसे ग्रेप वाइन है, स्प्रेड्स रैपिडली मीन टू से बहुत क्विकली. एक जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा ना, एक जो फॉर्मल नोटिस या ऑर्डर इशू होना होगा किसी कंपनी में, वो थोड़ा टाइम लगा सकता है. अप्रूवल्स का ये वो, नीचे से अप्रूवल लेना, फिर उसको आगे देना, उसको आगे देना, करते करते टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. बट जो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो एक एक सेकंड में ऐसे फैलती है मार्केट में कि पता नहीं क्या. सो ये ज्यादा फास्टली होती है, बट कई बार ये गलत होने की वजह से डिस्टॉर्ट भी हो जाती है. उसके बाद द सोर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैन नॉट बी इजिली डिटेक्टेड. और सोर्स जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का है वो इजिली डिटेक्ट नहीं हो पाता. क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि पता ही नहीं कहां से ये आवाज आई, कहां किसने क्या बोला, क्योंकि ऐसे रैपिडली फैल रहा है, उसने इसको इसने इसको, तो पता नहीं लगता. बट फॉर्मल कम्युनिकेशन में पता लग जाता है कि कहां से नोटिस इशू हुआ. मान लो हमें ऑर्डर कोई पास हुए अपर मैनेजमेंट से, तो हमें पता लग जाता है कि उस मैनेजर ने हमें ये दिया है. तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में एक सोर्स हमें पता नहीं लगता. उसके बाद रिएक्शन और सपोर्ट रिगार्डिंग सम कम्युनिकेशन, इसमें भी नेटवर्क्स होते हैं. नेटवर्क जो होते हैं, पहला नेटवर्क सेम है जो सिंगल चेन नेटवर्क होता है. सेकंड नेटवर्क इज गॉसिप नेटवर्क. गॉसिप नेटवर्क इज जस्ट लाइक हमने वहां पे करा था ना बील नेटवर्क, राइट. क्योंकि किसी इन दिस नेटवर्क वन पर्सन कम्युनिकेट्स विद ऑल द सेम टाइम, एक बंदा सभी से बातें कर रहा है एक टाइम पे.
probability network. Probability network mean to say, by the term probability we mean to say chances. By the term probability we mean to say chances. So इसमें क्या होता है, any person communicates with anyone else randomly. Anyone else randomly mean to say कि किसी स्ट्रेंजर से बात करना या किसी भी बंदे से बात रैंडम कर लेनी, तो वो होता है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क. दैट इज वी कांट जज कि वो अब किससे बात करेगा, वो किसी से भी कभी बात कर रहा है. तो लास्ट में होता है एक फोर्थ टाइप है क्लस्टर नेटवर्क. इन दिस एन इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स विद ओनली दोस पीपल whom he trust. क्लस्टर नेटवर्क में का मतलब होता है कि जिस इंसान पे उस बंदे को ट्रस्ट है, उस इंसान से ही वो बंदा बात कर रहा है. मीन टू से एक ऑर्गेनाइजेशन में मेरा अगर कोई एक बेस्ट फ्रेंड बना हुआ है, बेस्ट वो एम्प्लॉय, वो भी एम्प्लॉय है, उससे मैं अपनी सारी पर्सनल लाइफ भी शेयर करता हूँ, सिर्फ उससे शेयर करता हूँ क्योंकि आई एम हैविंग फेथ ऑन हिम और हर. ठीक है, अगर उस पे मेरा ट्रस्ट है तो उसी से मैं बातें करूंगा. तो ये एक वो होगी क्लस्टर नेटवर्क. तो इसमें 4 टाइप्स ही हैं. फर्स्ट इज सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, सेकंड इज गॉसिप, थर्ड इज प्रोबेबिलिटी, फोर्थ इज क्लस्टर. तो ये 4 होगी. अब आती है बैरियर्स. जब हम बैरियर्स की बात करें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर्स की, तो इसमें होते हैं, एक होता है सेमेंटिक बैरियर, एक होता है फॉल्टी ट्रांसलेशंस, अनक्लैरिफाइड असम्पशंस, टेक्निकल जार्गन, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग. ठीक है, उसमें भी हमने कर रही थी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में. एक डिकोडिंग का बैरियर होता है जी, जेस्चर्स का बैरियर होता है. इसमें होता है एक सेमेंटिक बैरियर. सेमेंटिक बैरियर मीन टू से इनकोडिंग डिकोडिंग के टाइप पे सेमेंटिक बैरियर होता है. कैसे मतलब, क्योंकि एक ही शब्द के ना कई मीनिंग्स होते हैं. ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके कई मीनिंग्स निकल के आते हैं. अब ये टोटली डिपेंड्स अपॉन जिसको कन्वे हो रहा है, वो उस वर्ड को क्या ले रहा है उस टाइम पे. मैंने एक गुड इंटेंशन से कुछ पूछा, उसको लगा कुछ, उसको लगी उसके बारे में टॉन्ट मारी है, उसने कुछ मेरे को मीन टू से बुली करा है. ठीक है, मेरे को छेड़ा है वहां पे. लेकिन ये सारा एक उस इंसान के रिसीवर के सेमेंटिक मीन टू से उसके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चीज को कैसे, उस बात को कैसे लेता है. तो इसमें क्या टाइप्स होते हैं, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज. कोई मैसेज एक नॉर्मल सा मैसेज है, उसको एक्सप्रेस हमने बैडली, जो कन्वेयर है उसने बहुत बैडली एक्सप्रेस किया, मीन टू से गलत वे से एक्सप्रेस किया कि उसने तेरे को ऐसे बोला, उसने तेरे को गुस्से में बोला, बट उसने नॉर्मल वे में बोला था, कुछ पूछा था बट भड़काया किसी ने. बैडली एक्सप्रेस मैसेज. सेकंड इज सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स. कोई सिंबल्स है ना जिसके कई मीनिंग्स निकलते हैं. फॉर एग्जांपल, द सेम वर्ड और सिंबल में कैरिंग डिफरेंट मीनिंग्स टू डिफरेंट पीपल. हर बंदे के लिए सेम सिंबल, सेम मैसेज एक अलग अलग मीनिंग लेकर आता है. सो इसमें, और ये हमारी होगी सेमेंटिक बैरियर जो बंदे के. और सेकंड टाइप थी हमारी फॉल्टी ट्रांसलेशंस. जब एक बंदा है जो कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को नहीं समझ पाता, मीन टू से इफ आई डोंट अंडरस्टैंड फ्रेंच. ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड फ्रेंच. मेरे को फ्रेंच में मैसेज आया अपने बॉस का, मेरी कोई बाहर एक कंपनी ब्रांच है फ्रांस में, तो वहां से एक मेरे को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, बट आई डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज आई डोंट नो द फ्रेंच लैंग्वेज. सो मैंने एक ट्रांसलेटर हायर करा. वो ट्रांसलेटर को बोला कि क्या मेरे को बोला गया है, इसमें क्या लिखा है, उसने मेरे को क्या बोला. और उस अब मैं सारा टोटली किस पे डिपेंड हो गया, उस ट्रांसलेटर पे. उस ट्रांसलेटर ने मेरे को जो बोल दिया, आई एम हैविंग फेथ ऑन, जो बोला वो मैं समझूंगा. अगर वो गुड ट्रांसलेटर हुआ, उसने बेसिक इंटेंशंस के साथ मेरे को समझाएगा कि इस वजह से ये बोल. बट अगर वो बैड ट्रांसलेटर है, उसने ऐसे बोल दिया, तो मेरे को दुख लगेगा कि हाँ भी पता नहीं मेरे को क्या ऑर्डर आया क्या नहीं. तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन ट्रांसलेटर्स नेचर. अब नेक्स्ट इज अनक्लैरिफाइड असम्पशंस. कुछ असम्पशंस हम ले लेते हैं जो हम क्लियर नहीं करते. हमें अगर कोई मैसेज मिला, हम उसको क्लियर करने के बजाय एज्यूम कर लेते हैं कि इसका मतलब यही होगा, मतलब डिस्कस नहीं करते उस सामने वाले बंदे से. तो ये भी एक बैरियर होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. टेक्निकल जार्गन. टेक्निकल जार्गन में से कुछ ऐसे वर्ड्स कि जो कि एक लेमैन नहीं समझ पाता. ठीक है, और जिससे ये एक बहुत बड़ा बैरियर साबित होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में. ठीक है, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग. बॉडी लैंग्वेज जैसे मैं बात करूंगा, जिस वे में मैं बात करूंगा वो सारा, और ये जेस्चर डिकोडिंग है उस बेसिस पे चेंज होता रहेगा. मतलब ये एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में. अब नेक्स्ट टाइप इज, ये तो हो गए जी हमारे
सेमेंटिक बैरियर के आगे सब टाइप्स। हमारा क्या चल रहा था टॉपिक, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बैरियर्स। पहला था सेमेंटिक बैरियर। सेमेंटिक बैरियर के हमने टोटल 6 टाइप्स करे फर्दर। फर्स्ट इज badly expressed message, second is symbols with different meaning, bad translation, ठीक है, unclarified assumptions। unclarified assumptions के बाद हमने करा body language and gesture decoding और technical jargon, ये हमने कर लिया। अब सेकंड बैरियर है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मीन टू से जब हम इट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के ऊपर जैसे मतलब प्री मैच्योर इवेल्युएशन, lack of attention, communication is likely to fail if the receiver evaluates the meaning of the message before the sender completes the message। अगर कोई एक सेंडर है वो अभी बात कर ही रहा है, उसने रिसीवर ने पूरी बात सुने बिना ही एज्यूम कर लिया और मन बना लिया और उठ के चला गया, उसने उसकी पूरी बात सुनी नहीं, तो ये हो गया प्री मैच्योर इवेल्युएशन। प्री मैच्योर इवेल्युएशन, इवेल्युएट करना मीन टू से उसको assumptions लेनी। प्री मैच्योरली मीन टू से वो अभी सेंटेंस कंप्लीट होने का मैंने वेट भी नहीं करा, उसने क्या पता लास्ट में कुछ किसी और के लिए वो बोला हो, मैं उठ के चला गया, तो ये एक बैरियर है साइकोलॉजिकल। सेकंड इज लैक ऑफ अटेंशन। मैं अपने उसकी बात सुन नहीं रहा ध्यान से, तो ऑब्वियसली सुन नहीं रहा ध्यान से, मैं कुछ और समझ लूंगा बाद में जाके, तो लैक ऑफ अटेंशन। थर्ड इज लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर अटेंशन। पुअर अटेंशन मीन टू से लॉस बाय ट्रांसमिशन, जब एक ट्रांसमिशन मीन टू से जब बीच में बिचौलिए आ जाते हैं ना कई सारे एक मैसेज को कन्वे करते करते, तो मैसेज डिस्टॉर्ट होता जाता है, ब्रेक होता जाता है। ऊपर से एक पूरा सेंटेंस पूरा उसने कुछ बोला है, किस वे से बोला है, उसने दूसरे बंदे ने कुछ और समझा, तीसरे ने कुछ और समझा, चौथे ने कुछ और समझा, और जब मेरे बारे में बात आई तो वो मैसेज कुछ और ही बन गया। ठीक है, वो एक बहुत ही होता है। एक होता है डिस्ट्रस्ट, when receiver do not believe each other। जब पहली बात की सेंडर और रिसीवर एक दूसरे पे बिलीव ही नहीं करते, उनको फेथ ही नहीं है, उसको पता है कि ये मेरा गलत ही करेगा, तो चाहे वो सही भी कुछ बोल रहा हो, मेरा assumption है कि ये मेरा गलत करेगा, तो एक डिस्ट्रस्ट भी एक बैरियर पड़ता है। ये सारे हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, अब नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कैसे हो गया जी? ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कुछ ऐसे बनी कि हम नहीं बात कर सकते बिना काम की किसी के साथ। हमने अगर बात करी तो या हम कुछ ऐसे कि हम फॉर्मली ज्यादा चिट चैट नहीं कर सकते, हमकी टीम में हमें नहीं अलाउड बैठना। ठीक है, हम कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज बन गई जो कि बैरियर बनती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। सेकंड इज रूल्स एंड रेगुलेशंस। कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाल दिए एज सिंपल एज दैट। स्टेटस, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन द हिम एंड द सबऑर्डिनेट्स। जब एक मैं आ जाती है ना किसी भी बंदे में, मीन टू से अगर मैं सुपीरियर, आई एम द पर्सन is on the high rank in an organization, और मेरे को अगर आ जाए ना कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं सबऑर्डिनेट से क्यों बात करूँ, मैं इससे क्यों बात करूँ, ये मेरे लेवल का नहीं है, ये मेरा स्टेटस नहीं है इससे बात करने का, मेरा स्टेटस नहीं है ये फैक्ट्री के वर्कर से बात करने का, तो ये एक इनफॉर्मल बैरियर बन जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्लैरिटी नहीं है कि कौन किससे क्या बात कर सकता है। मीन टू से हमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से नहीं पता, हमें कहीं से कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो उसमें भी इनफॉर्मल का बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन कुछ फैसिलिटीज नहीं दे रहा है, तो ये भी एक बैरियर बन जाएगा। अब उसके बाद है जी पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स वाले टर्म, पर्सनल बैरियर्स वी मीन टू से कि जब इंसान की खुद की वजह से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बैरियर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। मेरे में डर है कि अगर मैं इस बंदे से बात कर रहा हूं तो ये मेरी शिकायत कर देगा हायर अथॉरिटी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट्स। मैं सुपीरियर हूं, मेरे को सबऑर्डिनेट्स पे विश्वास ही नहीं है कि वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं, तो मैं देखो दे। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। मेरा मन ही नहीं है बात करने का, फिर भी मैं बात कर रहा हूँ, बिना मन से बात कर रहा हूँ, तो एक बैरियर है। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। जब इंसेंटिव्स ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर नहीं मिलते तो हमारा क्या होता है, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बैरियर बन जाता है। तो ये सारे थे हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बैरियर्स। अब उसके बाद हमारा टॉपिक आता है इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। हाउ वी कैन इंप्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं कम्युनिकेशन को, कैसे? क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेटिंग। सबसे पहले ना
क्लैरिफाई कर लो कि क्या आपको कहना चाह रहे हो, डिस्कस कर लो अच्छे से बिफोर कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट करने से पहले आप डिस्कस कर सकते हो। तो उसके बाद कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर। जब रिसीवर की नीड्स के अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेट करोगे तो ऑब्वियसली वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन जाएगी, ठीक है। जब आप उसके टॉपिक, रिसीवर कुछ उसको चाहिए ही नहीं, उसको मतलब ही नहीं है जो आप बोल रहे हो, तो वो ध्यान से सुनेगा नहीं, तो वो बैरियर बनेगा। तो आपको अगर वो एक वर्कर के अकॉर्डिंगली उसके उस टॉपिक पे बात करोगे तो ऑब्वियसली वो कम्युनिकेशन अच्छी होगी, वो भी इंटरेस्ट के साथ सुनेगा। उसके बाद है जी कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। बिफोर कम्युनिकेटिंग कंसल्ट अदर्स। अगर हमें किसी चीज की नई नॉलेज है, किसी टॉपिक की नहीं, तो हमें शर्माना नहीं चाहिए। हमें एक स्पेशलिस्ट जो उस फील्ड में है उससे सलाह लेनी चाहिए कि ये चीज सही है, ताकि बाद में बैरियर आने के कॉन्सिक्वेंसेस से पहले हम पहले ही अच्छे से अपने डिस्कस करके अपना ओपिनियन रखें। बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए आप बात करें। यू शुड बी अवेयर ऑफ योर लैंग्वेज, ठीक है जी। उसके बाद है जी कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर्स। लिसनर्स को उनकी मदद करने की हेल्प करो, ठीक है, और उनको वैल्यू समझाओ। उसके बाद इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। आप इंश्योर रखो कि एक जो आप कहना चाह रहे हो उसका फीडबैक भी आपको अच्छा मिले, मतलब अच्छा बुरा हो जो भी हो, फीडबैक आपको मिले। कम्युनिकेट्स फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर। कम्युनिकेट करो प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। उसके बाद है जी फॉलो अप कम्युनिकेशन। फॉलो अप कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब कम्युनिकेशन करने के बाद के एक्शंस, ठीक है, क्या होंगे। रेगुलर फॉलो अप एंड रिव्यू ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन हेल्प इन रिमूविंग हर्डल्स। आपने इंस्ट्रक्शंस ऑर्गेनाइजेशन में दे दी, उसको फॉलो अप मीन से रिव्यू करना टाइम टू टाइम कि क्या काम सही से जा रहा है, क्या वो ऑर्डर्स को ओबे कर रहे हैं लोग के नहीं। तो उसके बाद है बी अ गुड लिसनर। कम्युनिकेशन का एक मंत्र ही है कि इफ यू आर नॉट अ गुड लिसनर देन यू कांट बी अ गुड पर्सन, यू कांट बी अ गुड लीडर, यू कांट बी अ गुड मैनेजर इफ यू आर नॉट अ गुड लिसनर। एक बेसिक सी बात है, हम नॉर्मल अगर अपनी लेमैन लैंग्वेज में भी अगर हम बात करें, हम अगर किसी की बात सुनना नहीं पसंद है ना, तो हम सक्सीड नहीं कर सकते। हमें किसी की बात को सुनना आना चाहिए, हर बार अपना नहीं बोलना चाहिए, कि अगले के भी ओपिनियंस को वेलकम करना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। जब फिर उसके बाद हमें अपने पॉइंट्स भी रखने चाहिए। ये नहीं कि हम बोलते जाए वी डोंट वांट, वी नो एवरीथिंग एंड वी डोंट वांट टू लिसन एनीवनस ओपिनियन वी डोंट वांट टू टेक। सो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए वी कैन मेक आवर कम्युनिकेशन इफेक्टिव। सो ये हमारा एग्जॉस्टिव टॉपिक जो है कम्युनिकेशन, ये कंप्लीट होता है। दैट इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। सो हमारा मेन टॉपिक क्या चल रहा था, मेन चैप्टर क्या चल रहा था, डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग के हमने कर रहे थे चार एलिमेंट्स कौन कौन से थे, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। सो हमारे बारी बारी करते हैं, हमने डिटेल में कर लिया। अब हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। अब हम एनसीईआरटी से देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस का पीछे से हमारा आते थे हमारे सीबीएसई बोर्ड में या आईसीएसई बोर्ड में। तो हम देखते हैं ये कैसे क्वेश्चंस आते हैं। केस प्रॉब्लम्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एक होते हैं, उसमें जैसे आपको आते हैं व्हाट इज सुपरविजन इंपॉर्टेंट। जो मैंने टॉपिक्स कराए हैं ना, आई थिंक दैट कि एक एक चीज कवर हो चुकी है। चाहे आप कोई भी बुक पकड़ लो, एनसीईआरटी ले लो, या कोई अपनी स्कूल की जो रेफर्ड बुक है वो ले लो, या जो आप शर्मा की बुक, पीएससीबी की जो बुक है पंजाब बोर्ड की, वो भी ले लो। आपके एक एक टॉपिक कवर्ड है। तो इससे क्या है, अब आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसमें, बिजनेस स्टडीज टोटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, तो इसमें अगर केस प्रॉब्लम्स भी आती हैं वो भी थ्योरेटिकली हमें इंप्लीमेंट करनी होती है। जो हमने थ्योरी पढ़ी उसको इंप्लीमेंट करना है केस में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है जी। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मान लो अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एक तो डिस्टिंग्विश होते हैं, डिफरेंसेस आते हैं जी डायरेक्टिंग सुपरविजन के। फिर आता है जी
स्टेट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं, फ्री रेन लीडरशिप के बारे में पूछ लिया। मतलब आपको पेपर में जरूरी नहीं कि आपको बोल दें कि लीडरशिप बताओ, एक्सप्लेन लीडरशिप, आपको लीडरशिप, क्योंकि लीडरशिप अगर बोल दिया तो बहुत सारा मैटर है आ जाएगा, इतना तो है नहीं, एक क्वेश्चन तो आना नहीं पेपर में, आपको बीच में से कुछ भी पूछ लेंगे। फ्री रेन लीडरशिप क्या होती है आपको बतानी, आपको बताना है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है, ठीक है। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप, आई होप यू रिमेंबर। सो कुछ भी पूछ सकते हैं उसकी, आप एडवांटेजेस पूछ सकते हैं, आपको आपके बारे आपसे एनालिसिस ले सकते हैं। तो ऐसे के क्वेश्चंस आते हैं सिंपली, तो सिंपल है। एक क्वेश्चन आता है जैसे लीडर हु स्टेटमेंट, इसको कहते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट दे दी, उसको आगे बोल दिया कमेंट, यहाँ बोल दिया डिस्कस। सो इसमें क्या बोला इसने, a leader who has only good physical features and required knowledge and competence cannot inspire others to work. Then what else is required by leader to the successful? Quality of leadership इसमें आएंगी जी। टोटल कितनी क्वालिटीज थी, जिसमें हमने बोला था फिजिकल अपीयरेंस भी होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए, नॉलेज के साथ साथ उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है जी। उसको ही शुड बी अ गुड मोटिवेटर आल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो इसने सिंपल सी लाइन बोली, आप उसके लीडरशिप की बोल दो। तो उसने बोला कि एक लीडर है जिसकी खुद उसके गुड फिजिकल फीचर्स हैं, बट ही इज नॉट हैविंग नॉलेज, देन ही इज ही अ सक्सेसफुल लीडर? इफ नो, देन टेल अस द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, हाउ अ लीडर शुड बी अ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम 4-5 से हम लिख देंगे, जिसमें होना चाहिए कि फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ उसमें गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, इनिशिएटिव लेने की क्षमता होनी चाहिए, मोटिवेशन स्किल्स होनी चाहिए, सोशल स्किल्स भी होनी चाहिए। जिसमें हमने बोलना चाहिए, हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन कैसे पूछा कि फिजिकल अपीयरेंस है एक लीडर की, तो नॉलेज नहीं है, तो हमने बोला अपार्ट हैविंग अ physical features, a good leader must have also the following qualities to be a successful leader. तो कौन कौन सी क्वालिटीज होंगी? गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉलेज, ठीक है, मोटिवेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स। तो ये सारा हम लिख देंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। सो पैनिक नहीं होना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सिंपल से वो थ्योरेटिकल ही इम्प्लीमेंट, थ्योरी ही इम्प्लीमेंट होती है। बहुत से टीचर्स बोलते हैं कि जो थ्योरेटिकल इसमें हमारी केस प्रॉब्लम्स हैं, केस स्टडीज हैं, वो करना पड़ेगा। अगर आपने एक एक टॉपिक को समझ लिया ना अच्छे से चैप्टर के, तो आपको सिर्फ अप्लाई करना है। बोल दो, मैं भी क्लास में बोलता, मान लो मैं राम हूं, मैं एक मेरा मैनेजर है, ठीक है, उसने मेरे को ऑर्डर्स दिए और मेरे को उसको ओबे करना है, डेलीगेट करेगा अथॉरिटी को। तो यही सारी केस स्टडी है, उसने स्टेटमेंट बना के लिख दिया, तो आपको वही सिचुएशन को बीच में इंप्लीमेंट कर देना है। सो उसके बाद अगर लॉन्ग आंसर टाइप की बात करें, लॉन्ग में आए हैं क्वेश्चन जैसे explain the role of supervision as an element of directing function of management। सुपरविजन को एक्सप्लेन करो, ठीक है। उसके बाद अगर केस प्रॉब्लम्स की बात है, केस स्टडीज की बात है, तो केस स्टडी आता है जैसे इन्होंने पूछ लिया, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट एन नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के बारे में पूछ लिया, गुड लीडर के बारे में। जैसे हमने एक लंबा चौड़ा 1-1.5 पेज का केस दिया होगा, नीचे क्वेश्चन आपको बोल दिया होगा, इन लाइट ऑफ द केस स्टेट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। सिंपल सा बोल दिया, इन लाइट ऑफ द अबव केस स्टेट द क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। आपने क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर लिख देनी है, ठीक है। कि जैसे केस में इसमें बोला है कि नारायण मूर्ति जो है हमारे एक्स चेयरमैन थे इन्फोसिस के, ठीक है, एज वी नो। तो उसमें उन्होंने एसएसएल में स्किल्स थी, इस वजह से वो सक्सीड हुए, क्या है क्या नहीं। फिर लास्ट में उन्होंने बोल दिया विद रेफर टू द अबव केस टेल अस द क्वालिटीज ऑफ द गुड लीडर। तो हमने नारायण मूर्ति के उनमें क्या क्या क्वालिटीज थी, वो सेम ही होंगी, गुड क्वालिटीज ऑफ लीडर वही सेम। अगर आंसर में आए तो आंसर वही है। फिजिकल फीचर्स थी उनकी, ठीक है, इंटेग्रिटी, इनिशिएटिव, कम्युनिकेशन स्किल्स, मोटिवेशन स्किल्स, नॉलेज, तो ये सारी बात आ जाती है। आई होप कि हमारे सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो उसमें आते हैं सेल्फ असेसमेंट, लास्ट में हर चैप्टर के दिया होता है कि आपको एक बार आप जब चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तब आप खुद को असेस किया करो कि आप कैसे, कि वो चैप्टर आपको कितना समझ आया, ठीक है। वो एक क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लिया करो ताकि आप पेपर में एग्जाम में पैनिक ना हो वो क्वेश्चंस को देख। सो आज हमारा
डायरेक्टिंग टोटली कंप्लीट हो गया। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक फ्रेश न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज आवर चैप्टर नंबर 8। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। If you didn't subscribe our channel, so please subscribe, like, share, comment on our videos. Having any doubt on in any lecture, so please आप कमेंट बॉक्स में हमें कर सकते हो, पूछ सकते हो, अब हम उसका रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।